गणिता मंजरी का थर्ड चैप्टर क्लास 9th का द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन जो न्यू बुक में आया है उसमें थोड़ा इजी भी है और थोड़ा टफ भी है, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे इसी चैप्टर से हैं नंबर्स के। मतलब ये कि नंबर्स आए कहाँ से, उनका जनरेशन कैसे हुआ, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम उसको उस तरीके से कंप्लीट बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो हम उसके बेसिस पे इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे। सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज MRs. So let's together make our achievement real and let's get started the chapter world of numbers. इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसका 5 मिनट या फिर 10 मिनट का क्विक रिकैप या फिर रिवीजन करेंगे, जिसके बाद हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे और इसके PYQs भी करेंगे। हालांकि इसके PYQs हो नहीं सकते, लेकिन हाँ चैप्टर तो सेम है ना, क्लास 9th में भी था और अब भी है। बस फ़र्क क्या है कि नेम चेंज कर दिया है और पोजीशन चेंज कर दी है, लेकिन इसके जो PYQs है ना वो कभी चेंज नहीं होने वाले, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगी, लेकिन मैथड और जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो पहले समझते हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स को। अब देखो, अब हमें पता है कि नेचर है और हमारी पूरी वर्ल्ड है और अर्थ है, तो किसी चीज़ को काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ नंबर्स तो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें तो चाहिए ना। तो उसके लिए स्टार्ट हुआ नेचुरल नंबर का। किसका? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ को काउंट करना चाहते हो तो आप लोग काउंट करोगे 1 2 3 4 5, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 1 से होगी। 1 से होगी, 0 से तो होगी नहीं। तो यहाँ से हमारे डेवलप हो गए नेचुरल नंबर, जो कि 1 से लेकर इन्फिनिट तक जाते हैं। अब ये रहे हैं हमारे नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेकर इन्फिनिट तक चलते हैं, जहाँ तक तुम लोग काउंट कर सकते हो। उसके बाद आया होल नंबर, मतलब ये कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए भी हम क्या 1 बोलेंगे ना, फिर हम उसको क्या बोलेंगे? नो इट्स नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये कि यहाँ पर ये चीज़ है ही नहीं है। जैसे मान लो अभी तुम लोग अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं पर भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। जैसे मान लो कोई बाहर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ कोचिंग में, तो मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर बताओ कितने बेड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एक भी बेड नहीं होगा। या फिर मैं एक ऐसी चीज़ की बात करूँ तो जो इस रूम में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसके लिए हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे 0 को, मतलब ये 0 वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। तो इस चीज़ को मतलब 0 के साथ, नेचुरल नंबर के साथ 0 भी ऐड हो जाए तो वो होते हैं हमारे होल नंबर्स। देन उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे आया? अब ज़रूर थोड़ा है कि कोई चीज़ पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी तो हो सकती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, सी होता है, ओशियन होते हैं, उनकी जो डेप्थ होती है वो हमारी वर्टिकल तो जाती है, लेकिन वो अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड जाती है। तो किसी चीज़ का डाउनफॉल होता है तो वहाँ पर हम नेगेटिव में आंसर देते हैं कि नहीं देते हैं? तो इसीलिए यहाँ पर इन्वेंशन हुआ इंटीजर्स का, मतलब ये कि पॉजिटिव इधर होंगे, बीच में 0 होगा, देन इधर होंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो ये पूरी जो लाइन बनेगी ना, नंबर लाइन, इसे हम बोलेंगे इंटीजर्स की, ठीक है। अब इंटीजर के बाद आया हमारा रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रेशियो के फॉर्म में होते हैं। रेशियो के फॉर्म में होने का मतलब ये कि 2 नंबर्स को कंपेयर करो, ठीक है, जैसे मान लो 2 और 3 को कंपेयर करो, तो उन दोनों को हम कंपेयर करने के लिए किस फॉर्म में लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। मान लो मैंने 2 और 3 को कंपेयर किया, तो इसको मैं लिखने वाली हूँ 2:3 में, और इसको हम बाद में लिखेंगे 2/3 में। तो ये हमारा बन जाता है रेशनल नंबर, मतलब जो रेशियो के फॉर्म में होते हैं, और रेशियो मतलब अपॉन की फॉर्म में, जहाँ पर 2 नंबर्स क्या होते हैं? कंपेयर होते हैं। तो हमने रेशनल नंबर तक पढ़ लिया। अब जो हमारी 9th क्लास की लिमिट है ना, वो रेशनल के बाद एक और नंबर आता है इर्रेशनल नंबर, उस तक की है, तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्योंकि द चैप्टर है वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, तो इस चैप्टर में हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल दोनों को कवर करेंगे। मैं यहाँ पर ना आप लोगों के लिए एक ग्राफ बना देती हूँ या फिर एक टेबल टाइप का चार्ट बना देती हूँ, जिससे आपको पता चले रेशनल नंबर में भी कितनी वेराइटीज़ होती हैं, साथ ही इर्रेशनल नंबर में भी कितनी वेराइटीज़ होती है, कितने एग्जाम्पल होते हैं। रेशनल को हम इस नाम से भी बोलते हैं और इर्रेशनल को भी हम इस नाम से बोलते हैं। तो पहले चार्ट बना लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों से बोला था रेशनल नंबर्स को समझते हैं, तो यहाँ पर आता है हमारा ये चार्ट। आप इसको ढंग से देखो। अब मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ, क्योंकि ये ही हमारी नींव है, बेस है इस चैप्टर की। ये नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, PYQs नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे।
सबसे पहले है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है जैसे कि मान लो मैंने आपको कोई रेशनल नंबर दिया है, ठीक है, अब उसको आप लोग डिवाइड करते हो। कुछ रेशनल नंबर ऐसे होते हैं जो चलते जाते, जैसे 1/3 आ रहा है तो आप लोग बोलते हो मैम ये तो स्टॉप ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं 0.33 आ रहा है ना, 0.34 लिख दो, हो जाएगा स्टॉप। मतलब ये हमने खुद से प्रेडिक्ट कर लिया है कि उसको राउंड ऑफ करके लिख दो, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तुम अपनी पीढ़ी तुम खुद करना शुरू कर दो, ठीक है, फिर अपनी पीढ़ी से बोलो वो भी करे। अब मतलब टाइम होता जाएगा, बहुत बीत जाएगा, लेकिन वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो उन एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जो रुक जाती है उन्हें बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो यहाँ से ना हमें ये चीज़ पता चल जाती है, जो रुक जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं मतलब ये रिमाइंडर ही 0 है, और उन नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स। तो मैं ना यहाँ पर ये छोटा सा लिख देती हूँ कि ऐसे नंबर हमारे कौन से होंगे? रेशनल नंबर होंगे। मतलब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो रिमाइंडर इज 0, और इसके एग्जाम्पल ये है। अब पता है इसका भी रीज़न है कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 आए, या तो अकेला 2 आए, इस बात को ना ध्यान से समझना क्योंकि ये ना क्वेश्चंस भी बन जाएगा, तो फिर मैं बाद में समझाऊंगी नहीं, इसलिए अभी से समझ लो। जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 अकेला है, या फिर 5 अकेला है, या फिर 2 और 5 दोनों एक साथ आए, तो ये अगर 3 कंडीशन फॉलो करे ना, तो इसका मतलब ये है कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, वो नंबर हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कहने का मतलब ये है कि वो तो P/Q के फॉर्म में होगा ही होगा, चाहे वो रुके या ना रुके। लेकिन वो एक्सपेंशन कौन सा है? वो एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब जो रुक जाए। टर्मिनेट क्या होता है? टर्मिनेट, रोको, इसे ऐसे बोलते हैं ना। तो अब देखो इसके नीचे 5 टर्मिनेटिंग, इसके नीचे 2 टर्मिनेटिंग, इसके नीचे 20। अब 20 से कैसे पता करेंगे? तो फैक्टर ले लो ना, फैक्टर तो पता है। जैसे 20 के फैक्टर लेंगे हम तो 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। अगर फैक्टर लेते टाइम इनके बीच में कोई भी 3 या 7 आ जाता ना, तो वही की वही बोल देते नहीं भाई तुम टर्मिनेटिंग नहीं हो। अब इसमें सिर्फ 2 और 5 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग है। तो आया समझ में? अगर फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस आए या फिर अभी क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को ना बड़े बड़े नंबर्स का ना फैक्टर्स ले लो। अगर उसमें 2 और 5 आ रहे हैं एक साथ, या फिर उनके साथ कोई और नंबर आ रहा है, मना कर दो साफ। लेकिन अगर 2 और 5 आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, तो हाँ ये टर्मिनेटिंग है, और वो हमारे रेशनल नंबर भी होते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग के भी ना 2 टाइप्स है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बट रिपीटिंग का मतलब ये है जैसे कि इनको देखो आप जरा, ये 2/3 है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है? ऑफ कोर्स ही बात है, रेशनल नंबर है। तो हमारा ये पता चल गया कि ये वाले नंबर्स भी हमारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले। लेकिन इसमें ना खासियत होती है, वो जब डिवाइड करते हैं ना तो रुकता नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं रुकता, लेकिन वो रिपीट होता रहता है। एक टाइम ऐसा आता है वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है किसी टाइम इंटरवल के बाद। मान लो 2 नंबर ऐसे आगे, फिर वो रिपीट हो रहे। जैसे मैं बोलूँ 0.717171717171 ऐसे रिपीट होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ना हम ऐसे लगा देते हैं बार। इसका बार का मतलब पता है क्या है? कि ये जो 3 है ना, अब वो रिपीट हो रहा है, अब वो रिपीट होता जा रहा है, उसे रोकना नहीं है बिल्कुल भी। अगर तुमने उसे रोकने की कोशिश करी तो वहाँ पर तुम लोग को ना डेड डैश बनाने पड़ेंगे। तो ये हमारे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन, जिसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, और जो कभी रुकते नहीं है लेकिन नंबर रिपीट होता रहता है। नाउ सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रुकते भी नहीं है लेकिन रिपीट भी नहीं होते हैं। तो ये नंबर्स होते हैं ना, ये वाले, यही होते हैं इर्रेशनल नंबर। इस पूरे चार्ट में सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हमारा इर्रेशनल नंबर होता है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए लिख देती हूँ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसके ना एग्जाम्पल्स ही बहुत अच्छे हैं। सारे रूट के नंबर्स जिसका कोई फैक्टर नहीं होता, वो सारे हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मतलब इर्रेशनल नंबर होंगे। और ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट नहीं हो रहे, अब आप लोग देखो ये 7 1 है, फिर 7 1 1 है, फिर 7 1 1 है, मतलब ये जो 1 है ना वो रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 आ रहा है, फिर 2 बार आ रहा है, फिर 3 बार, फिर 4 बार। इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते 1 के ऊपर बार है, क्यों, कैसे बोल सकते हैं? और सेम एज इसको भी देखो। तो ये रहा हमारा पूरा चार्ट जो कि आप लोगों के इस चैप्टर की बेस है। अब इसके बाद करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। तो फिर चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं इस PYQ से। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर √3 इज।
सबसे पहली बात, अभी हमने डेसिमल एक्सपेंशन ही पढ़े थे और उसमें स्पेशली पढ़े थे रूट वाले। यहाँ पर एक कोना ऐसा आता जो मैंने लिखा था इरेशनल नंबर होते हैं। वो कौन से नंबर्स होते हैं जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही टर्मिनेट होते हैं, मतलब ये कि वो रुकते भी नहीं हैं और ना ही रिपीट होते हैं लेकिन चलते जाते हैं। और उन नंबर में से √3 भी एक ऐसा नंबर है जो ना तो टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इन 4 ऑप्शन में से √3 को कौन सा नंबर डिफाइन कर रहा है, फिर कौन सा वाला ऑप्शन इसको डिफाइन कर रहा है। सबसे पहला है अ फाइनाइट डेसिमल। देखो टर्मिनेट कह लो फाइनाइट कह लो बात एक ही है, तो √3 तो रूट में है ना, वो कैसे फाइनाइट हो सकता है। ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। 1.732 हमें पता है कि जब भी हम सरफेस एरिया के क्वेश्चंस करते थे तो √3 की वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर लेते थे या फिर हम यहीं तक मानते थे कि इसका अगर √3 है तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना, मतलब 1.732 की वैल्यू से। बट ये कभी भी हमारी प्योर वैल्यू है ही नहीं √3 की, मतलब ये √3 की ऐसी वैल्यू है जो चलती जाती है, तो ऑप्शन बी भी हमारा रॉन्ग हो गया। अगर इसके पीछे यहाँ पर डैश डैश ऐसे लगे होते तो हम इसको ना टिक कर सकते थे, क्योंकि √3 की वैल्यू ये हो सकती है इफ देयर इज डैश, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सी वाला देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब होता है रिपीटिंग, तो क्या इसकी वैल्यू रिपीट होगी? बिल्कुल नहीं। तो बचा हमारा लास्ट ऑप्शन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, मतलब ये ना तो वो टर्मिनेट होगा चलता जाएगा और ना ही इसकी वैल्यू ऐसी आएगी जो बार में मतलब जो टाइम इंटर के साथ रिपीट होगी, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तो √3 हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला नंबर है, या फिर कह लो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सेकेंड, द वैल्यू ऑफ 0.666 और डैश डैश डैश, मतलब यहाँ से हमें पता तो ये चल गया कि यहाँ पर जो 6 है वो रिपीट होता जा रहा है, और ये डैश इसीलिए लगाए हैं कि 6 बार बार पे रिपीट हो रहा है। सो व्हेन एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इज, जब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो क्या आएगा इसका आंसर। अच्छा, इसको अब ध्यान से सुनना, देखो इसको आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो 0.666 है ना, तो इसको आप लोग लिखो x = 0.666 डैश डैश, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें 10 का मल्टीप्लाई करो तो 10x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। हम पता है क्या करेंगे, हम ना सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ना नंबर सेम आ रहे हैं। तो 10 में से मतलब 10x में से x गए तो कितने बचे, 9x बचेंगे, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम है 6 में से 0 गए तो पहले हम पूरा लिखेंगे ऐसे करके, फिर -0.66। अब देखो 0.6 के बाद पूरा कैंसिल हो गया, 6 में से 0 गया, 6 बचा, x की वैल्यू आ गई 6/9, मतलब ये 2/3। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो बी हो जाएगा। लेकिन अब ये तो एमसीक्यू है, एमसीक्यू में भी हमें इतनी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे तो मेहनत करनी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप लोग के क्वेश्चन में भी आएंगे मार्क्स के साथ, मतलब 2 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का आएगा, 2.5 का आएगा। लेकिन एमसीक्यू में मैं आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ। अच्छा, अब ज़रा इसको देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार। अब बताओ कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर। इसका मतलब हमें यहाँ पर लेना है 10, और 10 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा 9, उसको इसके अपॉन में लिख लो। मान लो 2 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम लेते 100, 100 में से 1 माइनस कर दो 99, वो हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई, जितनों के ऊपर बार होगा उतने हम 0 वाले नंबर ले लेंगे, उसमें से 1 माइनस करो और उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। अब ऊपर कितना है हमारा 6 है, तो इस 6 को ना यहाँ पर लिख दो, तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। अगर 2 डिजिट होती तो दोनों डिजिट को लिख देते, जैसे मान लो 0.46 इसके ऊपर बार, तो 46/99 आंसर आ जाता हमारा। नेक्स्ट थर्ड वाला करते हैं। ये है हमारा √3, रूट नहीं है, मतलब रूट तो है बट इसकी पावर है x, मल्टीप्लाई 5 के ऊपर है पावर y, और ये 10125। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अगर हमारे पास रूट में 3 है तो इसका मतलब एक ये भी हो सकता है कि 3 की पावर क्या है, 1/2 है। जब भी रूट आए पावर अपॉन में, जब भी रूट आए पावर अपॉन में, और अपॉन में हमारा 2 है। तो इसको अब मुझे सॉल्व करना है, मतलब ये मुझे 12xy की वैल्यू चाहिए, उसके लिए x और y की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर अगर ये रूट में है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 की पावर 1/x, क्योंकि मैंने क्या सीखा है, जो रूट में हो उसे हम पावर के रूप में 1/में लिख सकते हैं।
तो सेम एज मैं इसे 1/x लिख सकती हूँ और इसे लिख सकती हूँ 1/y। तो 5 की पावर 1/y इज इक्वल्स टू 10125। अब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर लेंगे। अब 10125 के हम क्या लेंगे, फैक्टर्स। तो 10125 जब हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2025। 5 से अगेन करेंगे 405, 5 से करेंगे 81, देन 3 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे ये 9, फिर इसे 3 से करेंगे सॉल्व, 3 हो जाएगा, फिर ये कंप्लीट। मतलब ये जब हमने इसके फैक्टर लिए तो यहाँ पर ये नंबर्स आए हैं। अब हमें इन्हें ना पावर के फॉर्म में लिखना है, तो पहले इसको लिख लो। तो 3 की पावर 1/y मल्टीप्लाई, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो हमें यहाँ पर ना कंपेयर करनी पड़ती है पावर्स को। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 3 की कितनी पावर है, 4 है, क्योंकि 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है, और 5 की कितनी है, हमारी 3 है। तो ये हो गया। अब ज़रा इधर देखो, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, पावर भी दोनों की सेम हो जाएगी। मतलब हम करेंगे यहाँ पर कंपेयर, तो जब हमारे बेस कंपेयर हो जाएंगे तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। मतलब 1/x इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ऐसे ही जब मैं y के साथ करूँगी तो 1/y इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब मुझे क्या करना है, इधर x y की वैल्यू पुट करनी है। तो 12 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी 1/4 है एंड y की वैल्यू कितनी 1/3 है। अब ज़रा आप लोग देख लो, 4 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम, तो पूरा ओवरऑल आंसर मेरा 1 आ गया। तो पूरा ओवरऑल आंसर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। मैं इसको टिक कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 तरीके के क्वेश्चन करे जो कि तीनों कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक पावर वाले कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इस वाले टाइप के फॉर्मेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पहला है वो हमारा चार्ट पे बिलोंग कर रहा है। अब हम देखते हैं कुछ और तरीके के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। देखो इस तरीके के क्वेश्चन ना हमने बहुत किए हैं और बहुत सिंपल भी है, बस एक कॉन्सेप्ट समझ लेना और जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर के न्यूमरेटर को देख लिया करो, अगर इन दोनों के बीच में नंबर्स मिल रहे हैं तो हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले उन्हें सेम बनाओ बाय डूइंग एलसीएम, बन गए। अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर के बीच में ऐसे नंबर्स आ रहे हैं जो मतलब इसको, जैसे कि ये 6 है, तो उतने नंबर अगर अवेलेबल हैं तो करेक्ट है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ना हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी है। जैसे कि आप लोगों को इसमें मैंने बोला है 6 रेशनल नंबर निकालने, तो आप लोग ना हमेशा 1 प्लस करके उसको मल्टीप्लाई किया करो दोनों नंबर्स का, दोनों फ्रैक्शंस का। तो ये वाला क्वेश्चन भी ना कुछ इस तरीके से ही होने वाला है आज हमारा कंप्लीट। सबसे पहले हमें एक काम करना है, इनके डिनोमिनेटर्स को इक्वल बनाओ। क्या बनाओ, इक्वल। बिना डिनोमिनेटर इक्वल के आपका आंसर नहीं आएगा। तो 1/6 और 2/5 को इक्वल बनाने के लिए हमें 6 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। अब मुझे ये बात बताओ, जैसे 6 और 5 का एलसीएम लेने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो 5 और 6 के टेबल में सिर्फ एक 30 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 1/6 को, इसके फ्रैक्शन को मैं 30 के उसमें करना चाहूँ तो मैं करूँगी मल्टीप्लाई बाय 5 और ऊपर भी करूँगी मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 सा 5 हो जाएगा। देन है हमारा 2/5। अब अगर इसको भी मैं करना चाहूँगी तो ये रहा 30, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 करूँगी और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर मेरा आ जाएगा 12। तो 5/30 और 12/30। अब मैंने क्या बोला था, पहले याद करो, मैंने बोला था अगर डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएं तो न्यूमरेटर में डिफरेंस देख लो कि अगर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ज़रा देखो, 5 के बाद आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब टोटल हमारे 6 नंबर्स हो चुके हैं। हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो ये इन दोनों के बीच में नहीं आते तो हम पता है क्या करते, ये 6 निकालने हैं ना, दोनों में 7 7 का मल्टीप्लाई कर देते, ऊपर भी नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी और दूसरे के फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी, जिससे हमारा ना तो डिनोमिनेटर चेंज होता तो आंसर हमारा परफेक्ट आ जाता और साथ ही में बहुत सारे नंबर्स मिल जाते। लेकिन अब इसी में ही अवेलेबल है तो हम यहीं पे आंसर कर लेते हैं अपना। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 6/30, फिर मैं लिखूँगी 7/30, देन मैं लिखूँगी 8/30, देन मैं लिखूँगी 9/30, फिर
10 अपॉन में 30 एंड 11 अपॉन में 30। तो ये हो गया हमारा आंसर। आ गया समझ में? तो ये टोटल हमारे 6 रेशनल नंबर हो गए जो हमारे इन दोनों के बीच में आ गए। बस हमने थोड़ा तामझाम करना पड़ा और आंसर हमारा हो गया। अब जरा इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशनल नंबर x, मतलब x की वैल्यू निकालनी है हमें सच दैट कि ये हमारी इक्वेशन क्या है, वेरीफाई कर रही है। अब अगर सॉल्व करते करते इसमें x की वैल्यू कैंसिल हो जाए, पहले मैं इसे सॉल्व करती हूँ, फिर आप लोग खुद सोचना कि इसका आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनोय करने वाला है हमें ये वाला क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 5 अपॉन में 6, 3 अपॉन में 5 प्लस x, फिर आएगा ये 5 अपॉन में 6x प्लस 1 अपॉन में 2। मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरह से ऐसे ही तो करेंगे, 3 अपॉन में 5 प्लस 5x अपॉन में 6 इजिकल्स टू 5x अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 2। तो देखो ज़रा, 3 के टेबल से ये 2 टाइम, 5 के टेबल से ये 1 टाइम। यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ 1 अपॉन में 2 प्लस 5x अपॉन में 6 इजिकल्स टू 5x अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 2। अब आप लोग मुझे बात बताओ कि ये कुछ ऐसी एक्सप्रेशन नहीं बन गई कि दोनों तो इक्वल लग रहे हैं। मतलब आप लोग खुद देखो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। 1 अपॉन में 2 इधर भी, 1 अपॉन में 2 इधर भी, ये वाला नंबर इधर भी, ये वाला नंबर उधर भी। क्या कर सकते हैं अब इसमें, आंसर क्या लिखेंगे? अब हम इसमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि x की वैल्यू दोनों में सेम रहेगी, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ x इज एनी नंबर अदर देन नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव नंबर को छोड़ के ये कोई भी नंबर हो सकता है। समझ में आया? नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता तो माइनस करने में, मतलब ये माइनस करते तो दोनों तरफ माइनस इक्वल नहीं आते ना। मान लो मैं अगर इधर 3 - 2 लिखूँ और इधर भी मैं 2 - 3 लिख लूँ, माइनस करो ज़रा, क्या ये दोनों कभी इक्वल आ सकते हैं? कभी नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों पे ना साइन उल्टे हो जाएंगे। तो सेम एज यहाँ पर भी जब हम सॉल्व करेंगे ना तो साइन उल्टे हो जाएंगे। तो इसलिए हम x की वैल्यू x इज एनी नंबर अदर देन नेगेटिव हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव को छोड़ के और कोई भी नंबर वो हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर, और इसमें बोला है इन तीनों नंबर्स को सिर्फ एक ही सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले जो काम है वो ये करो कि इसमें देखो ये जो 2 अपॉन में 3 है ना, ये यहाँ से हमें पता चल गया जब न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो इसका मतलब ये कि 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे हम इस नंबर को। और ये माइनस के 1 अपॉन माइनस शो कर दिया भाई, तो माइनस का तो माइनस के बीच में शो होगा। अब ये भी देखेंगे कि किसके बीच का है ये, और ये 1 होल 1 अपॉन में 2। जब ऐसे आए मिक्स्ड फ्रैक्शन तो उसमें देखा करो आगे कौन सा नंबर है, 1। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर देंगे कि ये 1 और 2 का बीच का नंबर है। फिर क्या है, एक सिंगल नंबर लाइन बना लो अब आप लोग। तो मैंने नंबर लाइन बना ली। यहाँ पर हमें ना ये तो पता चल गया कि इसका जो एंडिंग नंबर है ना वो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है पॉजिटिव में, क्योंकि ये वाला नंबर 1 और 2 के बीच में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ और अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, 1 लिख देती हूँ। अब 1 के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हमारा बनेगा -1 और ये हमारा बनेगा यहाँ पर -2 लिख दिया। ठीक है, बस। अब देखो हमें नंबर लाइन बनानी है भाई, तो अच्छे से ढंग से दिखाना तो पड़ेगा। अब स्केल वाली नंबर लाइन को देख लो, उसमें इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उसमें कहाँ से रिप्रेजेंट कर लोगे? हमारे पास पूरा स्पेस है, मेरे पास बोर्ड का है, आप लोग के पास कॉपी, पूरा यूज़ करो क्योंकि हमें ढंग से दिखाना है, मार्क्स भी तो चाहिए। अब सबसे पहले हम करेंगे 2/3 को रिप्रेजेंट करने का तरीका सुन लो। जब ऐसे आए नंबर जो न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, तो डिनोमिनेटर देखो कितना नंबर है, 3 है, और ये हमें यहाँ से पता चल जाता है कि ये 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है। बस फिर क्या है, फिर हम यहाँ से इसको निकालते हैं। कैसे? जैसे कि ये 2/3 है, नीचे कितनी लाइन्स है, 3 है, मतलब हमें 0 और 1 के बीच में 3 लाइन्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, और इसमें भी 3 नहीं होंगी। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ पर कर दी मैंने 2 लाइन ड्रॉ। जो 3rd लाइन होगी ना वो हमारा यही नंबर होगा जो उसके बाद आएगा। मतलब अगर 3 बोला है तो आप लोगों को 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है बीच में, क्योंकि तीसरा तो वो खुद ही रिप्रेजेंट करेगा खुद को। अब यहाँ पर बोला है ऊपर की तरफ 2, मतलब ये 0 के बाद वाला जो पहली लाइन होगी वो हमारा 1 नंबर होगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। तो यहाँ से ये वाला जो वैल्यू है ना, ये हमारी आ गई 2/3।
3, ये हमने इसको कर दिया, पहला कंप्लीट। अब समझ में आ गया, जो भी नंबर होंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा, वो 0 और 1 के बीच में ही लाया करेंगे, कहीं नहीं करेंगे, 0 और 1 के बीच में। अब आते हैं माइनस वाली वैल्यू पर। आपको इसमें दिख रहा होगा न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, क्या हम इसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, -1 होल 1/4, क्योंकि इसके अपॉन में 4 है। अब देखो, मुझे इसे सिखाना नहीं पड़ेगा कि मुझे इसे सिखाना नहीं है कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया, वो आप लोग ना बेसिक है, वो आप लोग करके आए हो 6th 7th इनफैक्ट 4th 5th क्लास से ही। तो यहाँ पर ये -1 और -1 होल 1/4 आ गया। स्टार्टिंग के -1 को ही देख के मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये किसके बीच में आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि किसके बीच में आएगा। अब 1 -1 है और -2 के बीच में आएगा, तो उसके बाद -1 -2 ले लिया मैंने पोर्शन। अब क्या करना है, अब अपने पुराने फ्रैक्शन पे लौटो, 1/4। मैंने क्या बताया था, बिल्कुल उसी को फॉलो करो। जैसे इसमें बताया था, नीचे 3 है तो 3 लाइन्स, तो नीचे 4 है, बट हम लाइन्स कितनी करेंगे? 3 करेंगे, क्योंकि लास्ट वाली तो खुद ही होती है। तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, तो 1 2 3 लाइन्स मैंने कर दी। अब इसमें ऊपर वाला नंबर देखो क्या है, 1 है, मतलब ये -1 से स्टार्टिंग में जो भी नंबर आएगा वो हमारा माइनस के 5/4 होगा। तो यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे कि ये वाला नंबर हमारे -4 हो गया कंप्लीट। सिंपल है ना बहुत। अब उसके बाद थर्ड वाला करते हैं, 1 होल 1/2। देखो 1 होल 1/2 1 और 2 के बीच में आ रहा है, नीचे कितना नंबर है? 2, मतलब एक लाइन होगी जो कि इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी, और यही वाला नंबर हो जाएगा हमारा 1 होल 1/2। यही वाला मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ऊपर कौन सा नंबर है? 1 के बाद काउंट करेंगे, 1 के पहला नंबर ही है। तो यहाँ पर मैंने तीनों नंबर लाइन आपको प्लॉट करके दिखा दी है, तीनों नंबर्स की नंबर लाइन, माइनस में आए, छोटा आए, या फिर 0 से 1 के बीच में आए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा अब आप लोग आराम से कर सकते हो, अगर आपने इसे ढंग से सुना हुआ होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखो कल जो मैंने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन बताया था रेशनल नंबर फाइंड करने का, वो अलग था क्योंकि उसमें खुद वो रेशनल नंबर थे। वैसे तो ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट इनके बीच में कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, दोनों को प्लस करो, हाफ कर दो। ये हमारा न्यू मेथड है। तो दोनों को प्लस करो, मतलब 3.1415 प्लस 3.1416 और अपॉन में हाफ कर दो। कितना आएगा? पहले तो ऐड करना पड़ेगा इनको। ये आएगा हमारा 1 3, ये आएगा मेरा 8 2.6, हाफ कर दो इसका, तो आएगा 3.1415 और ये 5 मिल गया। कितने निकालने हैं? 3। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है। अच्छा मुझे बात बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 8 को प्लस करो, हाफ कर दो, कितना आता है? 2 + 8 को प्लस करो, हाफ कर दो, 10 आता है, और 10 का हाफ 5, मतलब ये इसके बीच में एक नंबर आएगा, 5 आएगा। क्या मैं 2 और 5 के बीच का भी निकाल सकती हूँ? दोनों को प्लस करो, हाफ कर दो। यही तो मैं सिखा रही हूँ कि इसको भी दोनों को प्लस करो और हाफ कर दो, और फिर इसको और इसको प्लस कर दो, हाफ कर दो, क्योंकि जितने नंबर निकलेंगे ना उसको ओरिजिनल के साथ या फिर निकले हुए नंबर के साथ प्लस करके हाफ करो ना, नया नंबर निकलता है। तो पुराने वाले के साथ करके देखते, 3.1415 प्लस 3.14155 और अपॉन में आ जाएगा 2। अब इसको जब हम हाफ करेंगे ना, तो 5 और 5 ये हमारा 10 बनेगा, ये हमारा 3 बनेगा, ये हमारा 8 बनेगा, ये हमारा 2 बनेगा, ये हमारा बनेगा 6। हो गया। अब इसे डिवाइड करो, तो ये बनेगा 3.141525 हो गया। अब क्या करना है, अब इसको और इसके बीच में निकाल दो, तो 3.1416 प्लस 3.1415 अपॉन में 2 आ जाएगा। पीछे से ये 5 रख दो इधर, ये हमारा 11 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। हाफ कर दो, 3.14175 3 नंबर निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन और लिखे हैं
लेट a and b be two non-zero rational numbers such that a plus 1 upon b is equal to 0 without assigning any numerical values. Determine whether ab is positive or negative. इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है, मतलब उनकी वैल्यू जीरो नहीं है, वो कुछ इस रिलेशन में दे रखे हैं। तो बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को इनके अंदर रख के ये फाइंड करो कि ये दोनों मतलब ये जो दोनों नंबर है a और b ये नेगेटिव हैं, मतलब ये इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा मान लो अगर तुम लोग कोई भी वैल्यू डाल के रख देते तो आराम से बता देते नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन अब इसमें बोलते बिना वैल्यू डाले कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो पूरी बुक का मुझे ईजीएस्ट लगा लैंग्वेज आंसर का, लैंग्वेज क्वेश्चन में से। तो यहाँ से मैं ना एक काम कर सकती हूँ, a प्लस 1 अपॉन में b इजिकल्स टू 0 है, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू लिख सकती हूँ 1 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में b कर दिया मैंने। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कुछ और सॉल्व होगा। अब देखो इसने पूछा है कि a भी हमारा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, तो a और b, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस के 1 अपॉन में हमने सॉल्व करी, मल्टीप्लाई b। अच्छा इससे कैंसिल करो, कितना बचा माइनस का 1, हमें माइनस तो मिल गया, हमें पता तो चल गया कि नेगेटिव या पॉजिटिव है, आंसर इज नेगेटिव। नेगेटिव लिख दो इसको, हो गया। बस हमें क्या करना था, इसको कंप्लीट करना था, मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी थी। आप चाहो तो b की भी निकाल सकते हो, बट हमें चाहिए सिंपल और इसमें जो टाइम बचे, और आंसर भी हमारा आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ से b की वैल्यू निकालते तो भी ठीक था, मतलब ये आंसर आ जाता, लेकिन थोड़े ताम झाम करने पड़ते, इसको इधर भेजना पड़ता, फिर b को उधर भेजना पड़ता, फिर a को नीचे भेजना पड़ता, तब जाके b की वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में a आती, फिर तब कटता। ये यहाँ से हमने ये देख लिया, हो गया आंसर कंप्लीट। नाउ सेकंड, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18 अपॉन में 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो टर्मिनेटिंग क्या होते थे, जो रुक जाते थे, और नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते नहीं थे, और उसमें भी था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होंगे जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 फैक्टर आए, और मैंने समझाया भी था कि अगर अकेला 2 आ रहा है तो है, अगर अकेला 5 आ रहा है तो भी है, और दोनों 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं तो भी ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई और जुड़ जाए तो टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर हम ना 125 के फैक्टर लेंगे, क्योंकि बड़े नंबर्स तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो 125 लो ज़रा, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 5 के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ना हम इसको लिखेंगे 18 अपॉन 125 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, फिर क्या लिखेंगे 18 अपॉन 5 का क्यूब, आंसर लिख देंगे, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये हमारा कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, ड्यू टू कंटेनेंस ऑफ 5, मतलब ये इसमें 5 आ रहा है इसीलिए हमारा टर्मिनेटिंग है। अच्छा इसके आगे ना एक और क्वेश्चन है, वो मैंने लिखा नहीं बट मैं ऐसे आपको बता देती हूँ कि ये बताओ अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन तक रुक जाएगा, मतलब ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद वो रुकेगा, तो कितनी डिजिट आएगी पॉइंट के बाद। हमें बहुत सिंपल आंसर देना है इसका। अगर यहाँ पर जैसे नीचे डिनोमिनेटर में पावर वाला है, जैसे 5 की पावर क्या है 3 है इसमें, तो इसका आंसर ना बस ये लिख देना 3 डेसिमल एक्सपेंशन, क्या लिख देंगे 3। लेकिन अगर मान लो इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 3 आए, मान लो कोई ऐसा नंबर आया है जैसे 2 की पावर 3, 5 की पावर 4, फिर क्या लिखोगे डेसिमल एक्सपेंशन, तो जिसकी पावर हाईएस्ट हो, क्या है 3 है कि 4 है, तो 4, तो आंसर इसका हो जाएगा 4, हो गया। और अगर मान लो मैंने ये लिखा 2 की पावर 3, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, अब बताओ कितने में रुकेगा। इसका आंसर ना आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि ये ना इन दोनों से अलग है, मतलब इससे भी अलग है और इससे भी अलग है, और ऐसा क्यों वो भी मुझे बताना। तो चलो फिर अब हम यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को ही गलत साबित करना पड़ेगा, मतलब ये √2 को हमें रेशनल मान के चलना पड़ेगा, तब जाके हम ये बोल देंगे कि √2 रेशनल नहीं है, वो इरेशनल ही है। और रेशनल होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है कि रेशनल नंबर हमारा P/Q में होता है, तो हम इसे P/Q की फॉर्म में लिखना चाहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया था। वैसे मैं अभी समझाऊंगी अच्छे से, लेकिन पहले आप सुन लो कि अप्रोच क्या है इसका, इस क्वेश्चन का, हम कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
हैं। जब हम √2 को रेशनल नंबर लिख सकते हैं तो हम फिर ये भी बोलेंगे कि P/Q के सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी होगा 1 के अलावा नहीं होगा। उसके बाद हम ये गलत प्रूफ कर देंगे, मतलब हम ये मान लेंगे या फिर हमें सॉल्व करके दिखाएंगे कि इसका ना एक के अलावा और भी फैक्टर हो सकता है। फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट लिख देंगे और यहाँ पर ही हम अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं इसको। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब रेशनल नंबर है भाई, P/Q के रूप में फॉर्म में लिख ही सकते हैं। सो वेयर P एंड Q हैव 1 एज कॉमन फैक्टर। ये तो वैसे कंडीशन है, लेकिन हमने खुद से और लिख ली है क्योंकि हमें इसी के बलबूते पर इसको गलत साबित करना है। तो चलो फिर मैंने लिखा कि P/Q वेयर P एंड Q हैव 1 एज कॉमन फैक्टर। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, √2 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करे बिना हमारा काम नहीं बनेगा, इसीलिए मैंने इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब ये रूट है, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, अब ये फ्रैक्शन है तो Q² को ना इसके पास भेज दिया। चलो लिख लिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं ना यहाँ से एक ना 2 लाइन लिख दी हैं। अब आप लोगों को किसी को समझ में आ गई होंगी, किसी को नहीं आएगी, तो मैं बता देती हूँ कि 2 डिवाइड्स P² कैसे पॉसिबल है। अच्छा मुझे ये बात बताओ, जब मैं 2 को इसके नीचे भेजूंगी तो यहाँ से मेरी जो इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी ये वाली, ठीक है। ये बात बताओ, मान लो मैं एक नंबर लेती हूँ 8 और अपॉन में 4, मैंने 2 को डिवाइड किया तो इज इक्वल्स टू के बाद 4 तभी तो आया जब पूरा डिवाइड हो रहा है। तो सेम एज 2 ने किसी नंबर को उसके स्क्वायर को डिवाइड किया होगा तभी तो पूरा नंबर आया है हमारे पास इज इक्वल्स टू में। तो इसीलिए मैं ये लिख सकती हूँ कि 2 डिवाइड्स P², और जब वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 इक्वेशन बनाई है जिसको मैंने ए नाम दे दिया है, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। बस यहीं से आ गया ना, और यही हमारा एंड में इसका पूरा सॉल्यूशन बनने वाला है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर आएंगे। अब मैंने P के लिए 2 का डिवाइड मतलब 2 फैक्टर निकाल दिया, अब मुझे Q के लिए भी करना पड़ेगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर P को करना पड़ेगा रिप्लेस, मतलब ये P को हटाना पड़ेगा क्योंकि P का काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो फिर मैं मानूंगी लेट P इज इक्वल्स टू 2C। अब देखो 2C ही क्यों मानेंगे, जैसे कि हमें प्रूफ क्या करना है √2, तो जिसको प्रूफ करो ना उसी को मानो, मतलब 2C मानेंगे बट बिना रूट के। तो लेट P इज इक्वल्स टू 2C हो जाएगा। फिर यहाँ से इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर 2Q² इज इक्वल्स टू P की जगह हम रख देंगे 2C², देन 2Q² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर C²। अरे यहाँ तक तो आप लोग की नॉर्मल वेरिएबल या फिर लीनियर इक्वेशन की इक्वेशन है जो आप 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। फिर क्या कर देंगे, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर हमारा 2 बचेगा, तो ये बनेगा Q² इज इक्वल्स टू 2C²। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अच्छा ये बात बताओ, जब ये इक्वेशन बनी थी तब हमने ये कंक्लूड किया था, अब ये इक्वेशन बनी है तो हम यहाँ से Q² के लिए कंक्लूड कर लेंगे क्योंकि 2 को जब हम Q² के नीचे भेजेंगे तो बराबर में C² बचेगा। वो कब बचेगा, जब 2 हमारा Q² को फुली डिवाइड कर देगा। तो 2 इक्वेशन ऐसे बन गए, इसको हमने A नाम दिया, इसको हमने B नाम दिया, बस हो गया काम कंप्लीट। उसके बाद ना बस तुम्हें ये 4 लाइन लिखनी है और इतने में आपका आंसर भी कंप्लीट। यहाँ से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि P को 2 भी डिवाइड कर सकता है एंड Q को भी 2 डिवाइड कर सकता है। From equation A and B, we conclude that P and Q also have 2 as common factor। मतलब 1 तो था और 1 तो यूनिवर्सल हर किसी रेशनल नंबर का फैक्टर होता ही होता है, और वो भी सिंपलेस्ट का। यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि P और Q का 2 भी एक कॉमन फैक्टर है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमें स्टार्टिंग से ही ये पता चल गया था कि हमें 1 के अलावा और फैक्टर लाने हैं, जो कि हमने यहाँ पर किसको अपनाया, 2 को, मतलब 2 को लिया हमने और 2 से कर दिया, इसको पूरा आंसर कर दिया। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो गलत हो गया। हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमारा √2 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब मैंने यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिया है, और आप लोगों को पहले क्वेश्चन भी अगर समझ में आ चुके हैं तो थम्स अप कर देना ज़रूर कमेंट में, और साथ ही आपको मिलेगी PYQ शीट जैसे आपको पिछले 2 चैप्टर्स में मिली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना जो भी डाउट हो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड।